स्टूडेंट, आज फिर हम आपसे इस मुलाकात में बात करने वाले हैं अपूर्ण प्रभाविता। नाम पढ़ो, अपूर्ण मतलब पूर्ण रूप से नहीं। इनकम्प्लीट मतलब पूरा, कोई वर्ग पूरा ना हो पाना। डोमिनेंस, डोमिनेंस मतलब प्रबलता या प्रभाविता, यानी किसी चीज का पूर्ण रूप से प्रबल, मतलब पूर्ण रूप से वो प्रभावित ना हो पाए, सक्षम ना हो पाए। पिछले लेक्चर में मैंने बात किया था बैक क्रॉस के बारे में, आपने सीखा था बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ठीक है। इसमें हमको सीखना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट, देखो मेंडल ने कहा था डोमिनेंस लॉ डोमिनेंस में कि अगर डिसिमिलर टाइप के आपके जीनोटाइप हो, यानी आपके जो जीनोटाइप हो अगर वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो कोई एक डोमिनेट करेगा किसी दूसरे पर, ये मेंडल ने कहा था। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऐसा नहीं हुआ, यानी मेंडल की यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हो गई। बात करते हैं मेंडल के जो स्टेटमेंट से अब के स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है। मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस में कहा था F1 पीढ़ी या किसी और पीढ़ी में, कोई पीढ़ी हो नो मैटर, आपका जो F1 पीढ़ी हो या F2 पीढ़ी हो, प्लांट हो या एनिमल हो, ये दोनों फॉलो करता है। प्लांट में किसी भी पीढ़ी में जीनोटाइप की बात करें, मेनली हमारा फोकस हो जीनोटाइप। अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन हुआ यानी कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल डी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी अकॉर्डिंग टू मेंडल प्लांट की बात कर रहे हैं, और आधुनिक साइंटिस्टों का तो कैपिटल डी स्मॉल टी, ठीक है। कोई मैटर नहीं करता, आप कुछ भी लिखिए, हमको बस चीज सीखनी है। तो कहते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो तो उनमें कोई एक दूसरे पर डोमिनेट करेगा, बात सही है। कैपिटल टी स्मॉल टी लो या कैपिटल डी स्मॉल टी लो, तो कैपिटल टी वाला स्मॉल टी पे डोमिनेट करता था या कैपिटल डी वाला स्मॉल डी में डोमिनेट करता था, क्योंकि कैपिटल डी आपका आया था कहाँ से, कैपिटल डी आया था डोमिनेंट वाले कैरेक्टर से, लंबे वाले पौधे से। स्मॉल डी आया था छोटे वाले पौधे से, यानी रिसेसिव वाले कैरेक्टर से, ठीक। तो उनमें से कोई एक दूसरे को डोमिनेंट होगा, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कहाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों के बीच का यानी मिश्रित गुण दिखा में। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब इसीलिए इनकम्प्लीट है क्योंकि जो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर है वह पूर्ण रूप से रिसेसिव वाले कैरेक्टर पर अपना प्रबलता दिखा नहीं पाया। यानी क्या हुआ, कुछ ऐसे पौधे या जीव मिले जिनमें डोमिनेंट वाला कैरेक्टर, डोमिनेंट वाला जो गुण था वो रिसेसिव वाले पर पूर्ण रूप से प्रबलता नहीं दिखा पाया। डोमिनेंट वाला गुण पूर्ण रूप से रिसेसिव वाले गुण पर प्रबलता दिखा नहीं पाया, यानी डोमिनेंसी लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हो गया। यानी मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हो गया, ठीक। अब बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। आगे इसके एग्जाम्पल और कैसे इसको हम देखेंगे। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो पहला बात करते हैं गुलबॉस। गुलबॉस का दूसरा नाम मिराबिलस जलापा। मिराबिलस जलापा इसका बॉटनिकल नेम है, ठीक है। और इसको हम फोर ओ क्लॉक भी कहते हैं। फोर ओ क्लॉक क्यों कहते हैं, मुझे इसके बाद ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये 4 बजे के आसपास खेलते होंगे ऐसे फोर, तो ऐसा हो सकता है इसलिए 4 o'clock कहते हैं, लेकिन मुझे इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानकारी नहीं है। तो नहीं तो बाद में ऐसा ना कहना सर ने यही कहा था कि 4 बजे फूल खिलते हैं इसलिए इसका नाम, तो मेरी मेरी सोच ऐसी है, ऐसा होता होगा इसमें। दूसरे फ्लावर की बात करें, डॉग फ्लावर। डॉग फ्लावर स्नैप ड्रैगन फूल भी कहते हैं, या इसका नाम एंथीरेनम मैजस, इसका बॉटेनिकल नेम एंथीरेनम मैजस। स्नैप ड्रैगन भी कहते हैं, स्नैप ड्रैगन फ्लावर, डॉग फ्लावर। तो ये आपको याद करना होगा ये दोनों एग्जाम्पल्स, और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस भी हैं, ठीक है, क्योंकि नीट एग्जाम में भी इसे पूछा जा चुका है, तो आपके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। गुलबॉस मिराबिलिस जलापा 4 o'clock, गुलबॉस मिराबिलिस जलापा और 4 o'clock, डार्क फ्लावर स्नैपड्रैगन, एंटीरेनम मैजस, ठीक। ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं इसको आखिर
जो कैरेक्टर्स आए निकल के बीच वाले कैसे आए इनको सॉल्व करके देखने की कोशिश करते हैं। तो हुआ क्या, इनमें एक रेड कलर का मतलब ऐसे पौधे थे इसमें जो पुष्प लग रहे थे वो रेड कलर के थे, लाल कलर के, और दूसरे पौधे ऐसे मिले उसमें जो श्वेत पुष्प वाले पौधे थे। यानी इसमें दो क्वालिटी के पौधे थे, एक लाल कलर वाले पुष्प के, एक श्वेत कलर वाले पुष्प के। तो लाल कलर वाला कैपिटल आर इसका मतलब ये कैसे कैरेक्टर थे, डोमिनेंट कैरेक्टर। क्यों कैपिटल आर से दर्शाया गया भाई? तो मेंडल के अनुसार जो पहला वाला डोमिनेंट वाला कैरेक्टर होता है उसका पहला अक्षर उठा के कैपिटल लेटर में लिख दो तो डोमिनेंट हो गया, इसको स्मॉल लेटर में लिख दो तो ये कैसा हो गया, रेसेसिव। तो कंफ्यूजन नहीं होना। तो ये कैसा हुआ, डोमिनेंट वाला कैरेक्टर, ये श्वेत वाला कैसा हुआ, रेसेसिव। एक अब पहले तो इसमें क्या बना लो, आप गैमेट बना लो। गैमेट जब बनाओगे ये आके कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक। अब इन्हें फ्यूज कराओ मतलब क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराओ। अब क्या कराया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया तो ये इससे फ्यूज होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल और स्मॉल आर आएगा, ठीक। ये इससे फ्यूज करेगा, ये इससे फ्यूज करेगा, ये भी कैसा आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। यानी F1 पीढ़ी में ये कौन सा पीढ़ी होगा, F1 फर्स्ट फीलियर जनरेशन, पहला जन की पीढ़ी, ठीक है। जो फर्स्ट जन की पीढ़ी में जो सारे पौधे आए वो हाइब्रिड वाले थे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। देखो तो चारों पौधे आपके हाइब्रिड आए, चलो ठीक है, मेंडल का लॉ तो फॉलो हुआ, सारों हाइब्रिड आए, हाइब्रिड आते भी थे मेंडल के लॉ के अनुसार, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अनुसार। अब इसमें आपको क्या लगता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जैसे उसमें लंबे पौधे छोटे पौधे में कराया गया था, जो पहले पीढ़ी में हाइब्रिड पौधे निकले तो सबके हाइब्रिड थे, सबके सब कैसे थे, लंबे वाले पौधे थे। इसमें सबके सब लाल पौधे होने चाहिए कि नहीं, अकॉर्डिंग टू मेंडल के अनुसार सबके सब लाल पौधे होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभी के यानी चारों पौधे आपके सभी पौधे गुलाबी पुष्प वाले हुए, गुलाबी पुष्प वाले हुए। यानी यहीं पर मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हुआ और नया आपका में एक नया आपका कॉन्सेप्ट आया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यानी जो डोमिनेंसी है वो कंप्लीट तरीके से नहीं फॉलो हो पाई। यानी पौधे में कुछ कैरेक्टर रेड के और कुछ कैरेक्टर व्हाइट वाले मिक्स होकर एक नए कैरेक्टर का मिक्सचर का फॉर्मेशन के गुलाबी पुष्प का, ठीक है। तो इसमें सभी के सभी पौधे कैसे हुए, हाइब्रिड, वो भी गुलाबी पुष्प वाले। तो जीनोटाइप की बात करो, जीनोटाइप और फिनोटाइप यहाँ पर अगर जीन रूप और दृश्य रूप की बात करें हम, दृश्य रूप की बात करें तो कैसा होगा, 4:0, यहाँ भी 4:0, ठीक है। और चारों कैसे होंगे, गुलाबी, लाल नहीं गुलाबी होंगे। जीनोटाइप चारों सेम तरीके से हैं, तो एक ही होगा 4:0, इसका अपोजिट में कोई है ही नहीं किसी तरीके का। और फिनोटाइप में 4 ही है, सबके सब कैसे हैं, गुलाबी। अब इनके फिर से आप बनाओ गैमेट्स, इनके फिर से कैसे बनाए हम गैमेट्स, तो आप किन्हीं किन्हीं दो को भी चूज कर लीजिए, आपके गैमेट कैपिटल आर एक होगा, दूसरा स्मॉल आर, एक कैपिटल आर दूसरा स्मॉल आर, यही तो होने वाले हैं। आप किन्हीं दो को चूज कर लीजिए। अब इसमें करा दीजिए आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अब इसमें आप करा दीजिए सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराने में अब यूज करिए चेकर बोर्ड का, ठीक है। अब चेकर बोर्ड का यूज करते हैं ताकि अच्छे से समझे हम। चेकर बोर्ड का यूज करने पर जो हमें रिजल्ट मिलता है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक आपका कैपिटल आर होगा, दूसरा स्मॉल आर,
यहाँ पर भी आपके एक का कैपिटल आर होगा, दूसरा स्मॉल आर। अब रेशियो देखते हैं, यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर कैपिटल आर, यानी कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, टोटल 4 बनने वाले थे। ठीक है, 4 तो बनेंगे ही। अब चारों में जो आया हमारा रिजल्ट, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, टोटल 4 निकल के आए। ये दोनों आपके हाइब्रिड, ये फिर से कैसे होंगे, गुलाबी। ठीक है, ये आपका एक रेड कलर का, लाल कलर का, एक आपका व्हाइट श्वेत कलर का निकल के आया। ठीक, ये टोटल आपके कितने निकल के आए, 4 पौधे निकलेंगे। 4 पौधे आपके जो बने, इसमें कुछ इस प्रकार का रेशियो था। अब इनके जीनोटाइप की बात कर लें और फिनोटाइप की बात कर लें, क्योंकि जीनोटाइप फिनोटाइप से हमें पता लगेगा आखिर पौधे में डिफरेंस क्या आया। अब जीनोटाइप में देखिए, एक जीन और ये दोनों सेम जीन, ये थर्ड, मतलब जीनोटाइप 1:2:1 आया, यानी एक रेड वाले का था और 2 आपके हाइब्रिड वाले के थे, एक आपका रिसेसिव वाले का था जो श्वेत कलर का था। फिनोटाइप की बात करें तो एक लाल है, 2 गुलाबी हैं और एक व्हाइट है। क्या आपको इस रिजल्ट से कुछ याद आ रहा है? मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड का रिजल्ट था, वो आपको इस रिजल्ट से कुछ अंतर दिखा? अगर आप गौर करें तो आपको जरूर इसमें कुछ अलग दिखा होगा। याद करिए, जो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता था, उसमें आपको जो फिनोटाइप मिलते थे 3:1 मिलते थे, यानी F2 जनरेशन में। ये तो आपका F2 जनरेशन है, ये कैसा है, F2 जनरेशन के रिजल्ट हैं ये F2 जनरेशन के रिजल्ट। तो F2 जनरेशन में जो मेंडल का दृश्य रूप आता था, फिनोटाइप यानी दृश्य रूप, वो 3:2 यानी 3 पौधे लंबे होते थे, एक पौधे आपका छोटा होता था। हाँ, ऐसा ही कुछ उसमें भी जीनोटाइप सेम होता था, फिनोटाइप अलग होता था। तो क्वेश्चन बन के आता भी है, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा भी जाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अपूर्ण प्रभाविता में फिनोटाइप का रेशियो बदलता है। ये क्वेश्चन नेट का पूछा गया है और आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अपूर्ण प्रभाविता में फिनोटाइप का रेशियो चेंज होता है, जीनोटाइप नहीं चेंज होता। ध्यान रखिए, जीनोटाइप का 1:2:1 ही है। फिनोटाइप जहां 3:1 होता था, आप जाके पीछे के रिजल्ट देखिए, जो आपका मोनोहाइब्रिड क्लास है मेंडल का, उसमें देखिए 3:1 रेशियो होता था F2 पीरियड, लेकिन यहाँ पर F2 पीरियड में 1:2:1, यानी एक रेड वाला, 2 आपके व्हाइट, सॉरी गुलाबी है, एक आपके व्हाइट है, यानी एक रिसेसिव वाला, एक डोमिनेंट वाला, 2 आपके हाइब्रिड कैरेक्टर है। ये व्हाइट कैसा है, ये आपका रिसेसिव है, रेड कैसा है, ये आपका डोमिनेंट है, ये कैसे आपकी इनकम्प्लीट डोमिनेंसी है, यानी बीच का कैरेक्टर। ये आपका टोटल अपूर्ण प्रभाविता था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अपूर्ण प्रभाविता रेशियो आपको ध्यान रखना है, फिनोटाइप का रेशियो 1:2:1। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट इसमें आपको फिनोटाइप का रेशियो ध्यान रखना है। अब कुछ पॉइंट्स आप और जान लीजिए, क्योंकि इसके बाद मुझे हम लोगों को एग्जाम पर पढ़ना है। एग्जाम्पल के लिए पहले हमको ये चीज़ सीखनी होगी। तो कहते हैं, जब बॉडी के जितने भी कैरेक्टर होते हैं, जितने भी गुण होते हैं, आपका कलर कैसा होगा, आपके बाल कैसे होंगे, आपकी आंखें कैसे होंगी, आपका नेचर कैसा हो, नेचर सॉरी, ये तो आपको एनवायरमेंट मिलता है। आपके हाथ पैर कैसे होंगे, वो सही होंगे कि वो पहले से ही विकलांग होंगी, सारे कैरेक्टर, सब के सब कैरेक्टर आपके जीन पर होते हैं, है ना। सारे गुण, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, सबके गुण जीन या फैक्टर, जिन्हें मेंडल ने कहा था फैक्टर या कारक, मेंडल के अनुसार फैक्टर था, आज के साइंटिस्ट जीन मानते हैं। बॉडी के सारे गुण जीन द्वारा निर्धारित होते, जीन ही आपका सारे गुण निर्धारित करता है। सारे गुण आपके जीन पे लिखे होते हैं। और जीन कैसे होते हैं, जीन जोड़ी में होते हैं। जीन, जिन्हें मेंडल ने फैक्टर कहा था, कैसे होते हैं, जोड़ी में होते हैं। और जीन आपके गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, यानी अगर ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, 2 अलग अलग क्रोमोसोम, इनके ये आपके क्रोमैटिड हैं, अर्धगुणसूत्र हैं। पढ़ लिया आपने सेल डिवीजन साइकिल में, वहां पर मैंने पढ़ाया अभी। तो यह कैसे हैं, 2 क्रोमोसोम है, इनके कैसे हैं, दोनों अर्धगुणसूत्र हैं। तो एक क्रोमैटिड के इस तरफ अगर जीन 1 है, तो इसके दूसरे साइड इस क्रोमोसोम पर ही जीन 2 होगा।
सॉरी जीन 1 नहीं होगा, ये शायद दोनों कैसे होंगे, सेम जीन। तो कैसे हुए ये पेयर में जो जीन हुए, कैसे हुए जोड़े में हुए जीन। और यहाँ पर अगर कोई दूसरा कैरेक्टर जीन है तो दूसरा लगा जीन है तो दूसरे कैरेक्टर को शो करा तो इसके पेयर वाले क्रोमोसोम पर ही सेम ही जीन, सेम जैसा जीन होगा जो सेम कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। यानी सेम क्रोमो यानी अगर क्रोमोसोम है जोड़ी में, ये क्रोमोसोम कैसे हैं, जोड़ी में होंगे गुणसूत्र, जोड़ी में गुणसूत्र, गुणसूत्र दोनों कैसे हैं, जोड़ी में है, दोनों गुणसूत्र कैसे हैं, जोड़ी में है। तो इन पर जो जीन भी होगा वो कैसे प्रेजेंट होगा, जोड़ी में प्रेजेंट होगा। जब क्रोमोसोम पेयर्ड है तो जीन भी कैसे होंगे, पेयर्ड। तो जीन के दिखाने वाले कैरेक्टर भी कैसे होंगे, पेयर्ड। कोई दिक्कत नहीं। यानी अगर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे जीन होगा, जीन होगा तो कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब हम उस एग्जाम्पल की बात करते हैं जिस एग्जाम्पल की मैंने आपसे चर्चा की। तो कहते हैं कोई जीन है, कोई जीन है, तो जीन का काम है किसी न किसी लक्षण के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जो जीन है ये एक विशेष एंजाइम बनाता है, बनवाता है, ठीक है, बनवाता है। यानी अगर इसके पास ये नाम की जीन होगी तो ये एंजाइम जो विशेष एंजाइम है वो बनेगा, अगर ये जीन नहीं है तो विशेष प्रकार का एंजाइम नहीं बनेगा। तो बॉडी का हर चीज जीन पर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर ये एंजाइम बन गया तो कोई सबस्ट्रेट होगा, सबस्ट्रेट ये प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट बनाएगा। और ये जो एंजाइम होगा, ये जो एंजाइम है इस पर वर्क करेगा। यानी अगर ये एंजाइम होगा तभी ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदलेगा। तो जो आपके जीन होंगे ये विशेष प्रकार के एंजाइम बनाएंगे। तो जीन में एलील भी तो होते हैं, एलील भी तो होते हैं। जैसे वहाँ का कैपिटल टी स्मॉल टी होता था, कैपिटल टी। तो जो कैपिटल टी, ये आपका कैपिटल टी या स्मॉल टी, ये क्या है, आपस में जीन होते हैं। ये आपका एक एलील, ये आपका एक एलील, ये आपस में क्या है, एलील तो है। तो जो जीन होगा, जीन के क्या एलील भी होंगे, जीन के एलील भी होंगे, ठीक। तो जीन के जो एलील होंगे, एलील की वजह से आपके विशेष प्रकार के एंजाइम बनते हैं। तो मैंने कहा जीन एक विशेष प्रकार के एंजाइम बनवाता है। तो एंजाइम बनाने के लिए जिम्मेदार होता है एलील। एंजाइम बनाने के लिए जिम्मेदार है एलील। यानी जो उस जीन का एलील होगा वो आपका बनाएगा एंजाइम। तो ये एग्जांपल किसका है, हम एग्जांपल सीख रहे हैं डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस के प्रूफ का हम कैसे प्रूव करेंगे, डोमिनेंसी है कि नहीं, इसको सीखने के लिए एनसीईआरटी ने जो आपका एग्जांपल दिया है उसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें अगर नॉर्मल जीन आपका कैसा है, ठीक है, पहले का जीन है, जीन में एलील होगा, एलील बनाएगा एंजाइम, एंजाइम की वजह से सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये आपका पहले से जीन प्रेजेंट था। अब क्या किया, मैंने जीन में थोड़ा चेंज कर दिया। ये कैसा हुआ, एलील आपका कैसा है, अनमॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड, यानी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो कैसा हुआ, अनमॉडिफाइड यानी अनरूपांतरित एलील, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब हमने क्या किया, एलील में थोड़ा कुछ ना कुछ चेंज किया, मॉडिफाइड, यानी एलील में हमने कुछ मॉडिफिकेशन किया। मॉडिफिकेशन मतलब कुछ ना कुछ उसमें चेंज किया, बस ये समझिए, उसमें कुछ चेंज किया। चेंज करने के बाद अब जीन में जो एलील था उसमें चेंज किया तो उस एलील से बनता था एंजाइम। अब एंजाइम में भी कुछ चेंज होगा, कैसे, पहला, दूसरा, इसमें 3 कंडीशन होंगे। पहला, अब ऐसा हो सकता है जो एंजाइम आपका बनता था, पहले बन रहा था उसी प्रकार अब भी बने एंजाइम, सामान्य रूप से बने, पहले के जैसा सामान्य हो, या अब जो एंजाइम बन रहा हो वो कम प्रभावी हो, कम प्रभावी एंजाइम बने। यानी अब एलील के मॉडिफिकेशन से या तो सामान्य आपका एलील बनेगा, ठीक है, या तो सामान्य एलील बनेगा, या तो उसमें जो एंजाइम बनेगा वो कम प्रभावी होगा, ठीक। दूसरा ऐसा हो सकता है एंजाइम तो बने, एंजाइम बने, लेकिन
कार्य न करे, कार्य न करे, यानी कार्य अक्षम हो, कार्य करने में सक्षम न हो। तीसरा ऐसा हो सकता है एंजाइम ही न बने, यानी एलील में ऐसा चेंज हो गया, एंजाइम ही न बने, एलील में ऐसा मॉडिफिकेशन हुआ जिसकी वजह से एंजाइम बनना बंद हो गया। तो जो पहली कंडीशन है, फर्स्ट में अगर एंजाइम आपका जो एलील है वो जैसे मॉडिफिकेशन के बाद सामान्य तरीके का रहा, कम प्रभावी एंजाइम बने, ये थोड़ा बहुत कम बना ठीक कोई बात नहीं। अगर एंजाइम बन गया, अगर एंजाइम पहले के जैसा बना, अगर एंजाइम पहले के जैसा बना तो पहले के ही जैसा दृश्य होगा, दृश्य पहले की जैसा दृश्य रूप या फिनोटाइप प्रभावित होगा। तो पहले के जैसा प्रभावित होगा कहने का मतलब क्या, यानी अब जैसा अब भी सबस्ट्रेट से जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम ही बनेगा। अगर एंजाइम पहले के जैसा बना या उससे थोड़ा कम भी फंक्शनल है तो कोई बात नहीं, ठीक है, एंजाइम तो बन रहा है सेम जैसे पहले जैसा कुछ, तो पहले ही जैसा दृश्य रूप होगा, जो फिनोटाइप आएगा नहीं पहले जैसा आएगा, यानी सबस्ट्रेट से जो प्रोडक्ट होगा वो पहले की तरह होगा। ठीक, इसमें तो एक रिजल्ट के तहत हम कह सकते हैं इस कंडीशन में, इस कंडीशन में नॉर्मल एलिन यानी पहले वाला एलिन और मॉडिफाइड एलिन यानी अब जो बाद में एलिन बना है दोनों सेम तरीके के होंगे, सेम तरीके के फिनोटाइप दिखाएंगे। जब एंजाइम एलील में चेंज नहीं हुआ तो उसमें फिनोटाइप में कहाँ से चेंज आएगा, जब एलील सेम है तो एंजाइम सेम है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट सेम बनेगा, सब कुछ सेम होगा। अब बात करते हैं सेकेंड और थर्ड कंडीशन की। सेकेंड एंड थर्ड कंडीशन सेम रिजल्ट आने वाला है, इसलिए मैं साथ में ले रहा हूँ। सेकेंड में क्या करा है, एंजाइम बने लेकिन कार्य नहीं करे। भैया एंजाइम बन ही गया, जो काम ही नहीं करेगा तो मतलब क्या होगा, तो एंजाइम का नाम कार्य करना, एंजाइम का न बनना बात एक ही है। अच्छा, तुम अपने घर पे हो, जैसे कोई वर्क हो रहा है, तुम अपने घर पर हो और कार्य न करो, ठीक है, तुम अपने घर पर हो लेकिन तुमने कार्य नहीं किया, तो वैसी बात है, तुम घर पर रह के काम न करो या घर पर ही न रहो, काम तुमने नहीं किया, उससे क्या था, तुम घर पे हो या ना हो, आपने कार्य नहीं किया। तो इसमें एंजाइम बने कार्य न करे, एंजाइम न बने, दोनों कंडीशन में फिनोटाइप इनकी वजह से परिवर्तित नहीं होगा, अरे इनके वजह से फिनोटाइप परिवर्तित क्यों भाई, इन्होंने एंजाइम ही नहीं बनाया तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने की कोई आसार ही नहीं है, कोई चांस नहीं है। तो जो फिनोटाइप बदलेगा, जो फिनोटाइप या दृश्य रूप बदलेगा वो अनमॉडिफाइड या बोलो नॉर्मल एलील की वजह से होगा, यानी जो पहले का एलील था उसने जो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाया होगा उसकी वजह से जो फिनोटाइप दिखेगा अब फाइनली वही दिखेगा, यानी जो मॉडिफाइड एलील हुए यहाँ पर ये रेसेसिव कैरेक्टर शो करेंगे, रेसेसिव कैरेक्टर।
और ये जो अनमॉडिफाइड नॉर्मल जीन यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा, डोमिनेंस कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि डोमिनेंस कैरेक्टर कब शो कर, जब डोमिनेंट जो कॉम्बिनेशन हाइब्रिड टाइप का जब बनता था, आपने देखा था कैपिटल टी स्मॉल टी, तो उसमें जो कैरेक्टर दिखता था वही तो डोमिनेंट होता था। तो इसमें भी आपको जो नॉर्मल जीन है, नॉर्मल एलील है, उसकी वजह से जो एंजाइम बना, उसकी वजह से ही फिनोटाइप आपको दिखा, उसकी वजह से आपको बाहरी रूपरेखा में चेंज आए। जो मॉडिफाइड एलील है, मॉडिफाइड एलील ने कोई एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं किया। जब मॉडिफाइड एलील ने कोई एंजाइम नहीं प्रोड्यूस किया तो कोई सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कोई चेंज ही नहीं होगा, तो यानी इनकी वजह से कोई फिनोटाइप नहीं देखा गया। इसका मतलब यहाँ से प्रूफ होता हुआ जो आपके सेकंड थर्ड कंडीशन वाले हैं, जो उसमें जो मॉडिफाइड एलील आया वो आपका रिसेसिव कैरेक्टर शो करेगा। बाकी सेकंड और थर्ड कंडीशन में जो पहले वाले एलील थे वो आपके डोमिनेंस कैरेक्टर, डोमिनेंस ही शो करेंगे, यानी जो अनमॉडिफाइड एलील थे वो आपके डोमिनेंस और जो मॉडिफाइड एलील है वो आपके रिसेसिव होंगे। ठीक, अकॉर्डिंग टू सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट वाले में तो कोई रिजल्ट ही निकला, क्योंकि सामान्य वो पहले वाले के मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड के समान थे। सेकंड और थर्ड वाले से आया जो मॉडिफाइड एलील निकले, मॉडिफाइड एलील। तो अब क्या होगा, जो आपके मॉडिफाइड एलील होंगे या रूपांतरित एलील होंगे, ये आपके यहाँ पर रिसेसिव कैरेक्टर शो कर रहे हैं, और आपके जो सामान्य एलील है या नॉर्मल एलील बोलो या मॉडिफाइड एलील बोलो, ये कैसे होंगे, आपके डोमिनेंट शो करेंगे। ये आपका प्रूफ खत्म होता हुआ। यही आपको एनसीईआरटी प्रूव करके बताना चाहती थी कि डोमिनेंस और रिसेसिव को कैसे आप प्रूव करोगे। हम तो कहते हैं इससे बेस्ट तरीका आपका वही मेंडल वाला ला था, डोमिनेंस रिसेसिव को करने के लिए। ये फर्जी का एनसीईआरटी ने आपको पता नहीं क्या मतलब अजीब तरीके का एग्जाम्पल दी है, समझ में आया कि नहीं? समझना आपको इसमें इतना था, डोमिनेंस और रिसेसिव ने। इसमें आपके जो इनिशियल में जो आपके एलील थे, ठीक है, एलील थे, एलील में जीन थे, जीन में एलील, एलील ने क्या किया, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाया, आधार से उत्पाद का फॉर्मेशन किया, एंजाइम के प्रेजेंट, एंजाइम प्रेजेंट होगा तभी बनेगा, अदर सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो हमने क्या किया, एलील मॉडिफिकेशन कर दिया, एलील मॉडिफिकेशन किया तो एंजाइम भी चेंज होगा, क्योंकि एलील आपका एंजाइम बनाता है। एलील कौन थे, जीन के एलील, जीन के एलील थे, एलील आपके एंजाइम बनाते हैं। तो एंजाइम या तो अब सामान्य बनेगा या तो कम प्रभावी होगा, पहला कंडीशन। कम प्रभावी होगा तब भी प्रोडक्ट बनाएगा, सामान्य होगा तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बनाएगा, प्रोडक्ट तो बनाएगा ही। और दूसरे कंडीशन, एंजाइम बन रहा है लेकिन कार्य न कर रहा हो, भैया तुम घर पर रहो कार्य न करो या घर पे न रहो, बात बराबर ही है। तो एंजाइम बन ही न बने, एंजाइम न बने, तो ये दोनों कंडीशन लगभग लगभग सेम है। तो पहले कंडीशन में जो आया, अगर एंजाइम बन रहा है पहले के जैसा है, अगर एंजाइम बन रहा है तो पहले के जैसे सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब फिनोटाइप्स का प्रभावित होगा, जैसा जिस रूप होगा फिनोटाइप आपको दिखेगा वो पहले के जैसा होगा, पहले के जैसा ही इसमें फिनोटाइप मिलेगा आपको। इस कंडीशन में नॉर्मल एलील जो होगा मॉडिफाइड एलील के बराबर होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड और थर्ड कंडीशन में एंजाइम बन रहा है, कार्य न कर रहा है, एंजाइम ही न बन रहा है, दोनों बातें एक हैं, ठीक है। दोनों कंडीशन में फिनोटाइप का इनकी वजह से परिवर्तन नहीं होगा। जब इनमें एंजाइम एलील जो बना वो एंजाइम ही नहीं बना रहा है, तो एंजाइम नहीं बना रहा तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यानी कोई फिनोटाइप में परिवर्तन नहीं होगा। और दूसरी बात, इनकी वजह से कोई फिनोटाइप परिवर्तन हुआ नहीं तो ये रिसेसिव कैरेक्टर शो कराएंगे। और जो आपके अनमॉडिफाइड थे, जो नॉर्मल एलील थे, उनकी वजह से ही फिनोटाइप परिवर्तित होगा, क्योंकि ये हैं, ये सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट तो बनाएंगे ही, इन्होंने नहीं बनाया भले ही, लेकिन ये तो बनाएंगे, ये तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाएंगे, ये एंजाइम बना रहे हैं, तो इनकी वजह से फिनोटाइप परिवर्तन हुआ, इनकी वजह से नहीं हुआ। ये दोनों अगर एक जगह रखे गए तो ये डोमिनेंसी कैरेक्टर शो करेंगे, क्योंकि ये अपना फिनोटाइप दिखा रहे हैं लेकिन ये दिखाने में सक्षम नहीं है, तो ये रिसेसिव आपका, ये डोमिनेंट यानी मॉडिफाइड एलील यहाँ आपका रिसेसिव हुआ, जबकि सामान्य एलील, नॉर्मल एलील या अनमॉडिफाइड एलील आपका डोमिनेंस हुआ। तो ये आपका खत्म होता हुआ इनकम्प्लीट डोमिनेंस और उसके साथ साथ डोमिनेंस का प्रूफ। ठीक, इसके बाद हम अगले हेडिंग मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो बात करने वाले हैं वो कोडोमिनेंस होगा। तो इस चैप्टर का, इस टॉपिक को जो मैंने पढ़ा है इसका नोट मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नीचे जाओगे तो वहाँ पर आपको एक लिंक दिया होगा जो इस नोट्स का होगा, लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको ये नोट्स मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम बात करने जा रहे हैं कोडोमिनेंस। थैंक यू, धन्यवाद।